हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेज़र करने के दो तरीके आप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा तरीका डिस्कस करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जिसे ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड मेजर्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ये जो मेथड है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेज़र करता है। कहाँ करता है? डिमांड कर्व पर, किसी पॉइंट की, यानी डिमांड ऑफ कर्व पर अगर कोई पॉइंट दे रखा है और उसकी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापनी है तो हम इसी मेथड का यूज़ करते हैं। अब आगे चलें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि इसका पॉइंट के आधार पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए इसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी कहते हैं। अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान के चलिए ये आपका डिमांड कर्व है MN, एक स्ट्रेट लाइन है M से N तक। अब इसमें एक पॉइंट P है जिसमें हमने यहाँ मिड पॉइंट दिखा रखा है, और इसको ये मिड पॉइंट दो भागों में काटता है। एक है लोअर सेगमेंट ये, और एक इसका है अपर सेगमेंट। ये लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट। तो जब हम डिमांड कर्व पर पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P होती है PN अपॉन PM, यानी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यानी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो हम लोअर सेगमेंट को अपर सेगमेंट से डिवाइड कर देते हैं। अब पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो पॉइंट देखने के लिए हमारे पास कहाँ कहाँ पॉइंट हो सकते हैं और कैसे कैसे उनकी इलास्टिसिटी हम निकालेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। पहला है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट P, और ये कब होगी? अगर पॉइंट मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने पर जो लोअर सेगमेंट है वो और अपर सेगमेंट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो एक आएगा। तो ये आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी? अगर पॉइंट मिड पॉइंट है तो। अब यहाँ ये सेगमेंट पर डिपेंड करता है। अगर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर है तो यूनिटरी हो जाएगी, और ये मिड पॉइंट पर संभव है। अगर लोअर सेगमेंट बड़ा है, और लोअर सेगमेंट कब बड़ा होगा? जब पॉइंट मिड पॉइंट से ऊपर होगा। सपोज करके चलिए जैसे A पर होगा, A पॉइंट पर अगर है तो A पॉइंट पर ये ऊपर चला गया, लोअर सेगमेंट बड़ा हो गया और अपर सेगमेंट हो गया छोटा। तो ऐसी अवस्था में A पॉइंट पर जैसे ही हम निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो ये कैसी हो जाएगी? मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। कहने का मतलब जैसे ही मिड पॉइंट से ऊपर अगर पॉइंट चला जाता है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन यूनिटरी होगी, इकाई से अधिक होगी। अब उल्टा भी है इसका। अगर मिड पॉइंट से नीचे आ जाता है, सपोज करें चलिए B आ गया, तो अब जो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो लोअर सेगमेंट छोटा होता चला जाएगा, अपर सेगमेंट बड़ा होता चला जाएगा। तो लोअर सेगमेंट छोटा होने के कारण जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन यूनिटरी होगी। तो यहाँ आपको जो समझने वाली बातें हैं वो क्या हैं? अगर पॉइंट मिड पॉइंट है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पॉइंट मिड पॉइंट से ऊपर है तो मोर देन यूनिटरी, पॉइंट मिड पॉइंट से नीचे है तो लेस देन यूनिटरी। इसके अलावा दो कंडीशंस और हो सकती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो सकती है। ये कब होगी? ये तब हो सकती है जब लोअर सेगमेंट 0 हो जाए, और लोअर सेगमेंट तभी 0 होगा जब ये लोअर सेगमेंट उस समय 0 होता है जब आपका पॉइंट बिल्कुल एक्स एक्सिस पर आ जाए। जैसे N पर आ गया है, आपका N पर पॉइंट आ गया, तो पॉइंट N पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 0 होगी, क्योंकि यहाँ लोअर सेगमेंट 0 हो गया। इसके बाद उल्टा भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। ये कहाँ होगी? M पॉइंट पर होगी, क्योंकि अब वहाँ अपर सेगमेंट यानी नीचे वाला, अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो इसका अगर डेनोमिनेटर 0 हो जाए, तो अगर हम किसी भी रियल नंबर को 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो अगर पॉइंट M पर पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अपर सेगमेंट नहीं है। अपर सेगमेंट 0 हो गया
और लोअर सेगमेंट की वैल्यू कुछ भी हो गई, इसमें 5 हो, 4 हो, 3 हो, जो भी हो, तो ऊपर वाला रियल नंबर 5 हो गया, नीचे वाला हो गया 0, और 0 से अगर हम किसी भी रियल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। तो m पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इन्फिनिटी होगी। ये हम बात जो कर रहे थे ये लीनियर डिमांड कर्व की बात कर रहे थे। लेकिन अगर बाय द वे सपोज करके चलें हमारा डिमांड कर्व लीनियर ना हो, नॉन लीनियर डिमांड कर्व हो, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालेंगे ये डिस्कस करेंगे हम। अब बात आती है कि हमारा जो कर्व है वो इस तरह लीनियर यानी सीधा ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है, इस तरह का है, और इस पर ये कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो अब इसमें तो हमारे पास ना लोअर सेगमेंट है ना अपर सेगमेंट है, तो इसे हम पहले लीनियर ग्राफ में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे कि जैसे मान के चलिए हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ है, तो हम इस पॉइंट से टच करती हुई एक लाइन ऐसी खींचेंगे, ऐसे करके, जो एक्स एक्स को काटेगी एक पॉइंट पर और एक को वाई एक्स पर काटेगी। यानी कहने का मतलब है कि जो टेंजेंट हम खींचेंगे वो टेंजेंट एम पॉइंट पर भी है जाएगी, यहाँ भी काटनी चाहिए, एक्स एक्सिस को भी काटनी चाहिए और वाई एक्सिस को भी काटनी चाहिए, और कर्व का जो पॉइंट है P इसको टच करनी चाहिए। अब ये पॉइंट हमारा जो अब तक नॉन लीनियर कर्व पर था अब वो लीनियर कर्व पर पहुंच गया, और लीनियर कर्व पर पहुंचते ही फिर हमारा वही फॉर्मूला काम करेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है P ये कहाँ है। अगर ये मिड पॉइंट पर आ रहा है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी, अगर मिड पॉइंट से नीचे आ रहा है तो आपका लोअर सेगमेंट छोटा हो जाएगा, लेस देन यूनिटरी हो जाएगी, और मिड पॉइंट से ऊपर यहाँ कहीं आता था तो ये मोर देन यूनिटरी हो जाती। तो इस तरह यानी हम अगर हमारा कर्व नॉन लीनियर है तो उस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए पहले एक टेंजेंट खींचते हैं, और उस टेंजेंट का ध्यान रखना है कि वो 3 जगह जरूर काटे, एक्स एक्सिस को भी काटनी चाहिए, वाई एक्सिस को भी काटनी चाहिए, और कर्व को उस पॉइंट पर टच करनी चाहिए जिस पॉइंट पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल मेथड यानी ग्राफिक मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं, और इसके बाद अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।